हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास नाइन्थ की बुक से लिया गया है जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसमें एक लड़की की कहानी है जिसका नाम एवलिन क्लेनी रहता है और वो धीरे धीरे डीफ हो जाती है। मीन्स वो धीरे धीरे उसके सुनने की शक्ति और क्षमता और सलाहियत वो धीरे धीरे कम होने लगती है और अल्टीमेटली वो डीफ हो जाती है। फिर उसके पेरेंट्स उसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं तो उसके अंदर उसके कान में कुछ हियरिंग एड्स फिट होते हैं और उसके बाद वो अपने इंटरेस्ट से और अपने हार्ड वर्क से म्यूज़िक सीखती है और आगे चल के फेमस परकुशनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनती है। तो ये कहानी एक जुझारू लड़की की है जो कि अपने हैंडीकैपनेस होने के बावजूद मेहनत करके दुनिया में नाम कमाती है। एंड यू आर वॉचिंग अजमल इंग्लिश स्टडी क्लासेस, सो लेट्स गेट स्टार्ट। The Sound of Music Part 1. Evelyn Clenny listens to sound without hearing it. Written by Deborah Cowley. This is a story of a deaf girl who, by her interest and hard work, became one of the famous percussionists in the world. ये स्टोरी एक डीफ गर्ल की है। डीफ मतलब जो सुन ना सकता हो, जिसे हम बहरा कहते हैं। वो अपने शौक़ से, अपने कठिन परिश्रम से, हार्ड वर्क से दुनिया की सबसे फेमस परकुशनिस्ट बनी। परकुशनिस्ट वो लोग होते हैं जो कि कई इंस्ट्रूमेंट्स में माहिर होते हैं, कई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने में माहिर होते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, 17 years old but looks younger, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. अब एवलिन ग्लेनी म्यूज़िक सीखने के लिए जाती है लंदन। तो वहाँ क्या होता है कि अब जैसे ही ये अपने शहर से निकलती है तो वो प्लेटफॉर्म पे जब पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ बहुत भीड़ रहती है और लोग जॉस्टल करते रहते हैं। मीन्स आपस में एक दूसरे को ब्रश करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं ट्रेन में बैठने के लिए। और ये अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन है। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एवलिन खड़ी रहती है। ये एक स्लाइड गर्ल मीन्स थिन एंड स्मॉल, इसकी उम्र 17 ईयर्स होती है, लेकिन ये बहुत ही अपनी उम्र से कम दिखती है। पहली बार ये स्कॉटलैंड से निकल के किसी बड़ी जगह पे जा रही है तो ये नर्वस भी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये एक्साइटेड भी है। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के पे आती है तो ये प्लेटफॉर्म के जो ट्रेन के वाइब्रेशंस होते हैं उसको एवलिन फील करती है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. She faced bigger challenges due to profound deafness. अब उसका पहला दिन है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में। लंदन की जो रॉयल म्यूज़िक एकेडमी है वो बहुत ही मानी जानी एकेडमी है। अब ये स्कॉटलैंड की रहने वाली लड़की है तो ये पहली बार लंदन में आई है, तो इस तरह से ये थोड़ी सी फ्राइटेंड भी है, स्केर्ड भी है। और लेकिन ये इसकी जो है इसका डर ये कुछ नहीं है, क्योंकि आगे इसने अपने जीवन में इससे बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया है। प्रोफाउंड हियर मीन्स एक्सट्रीम। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. When she was 8, her parents called her name, but she didn't move. Mother Isabel Glennie realized she hadn't heard. Evelyn concealed her growing deafness from friends and teachers. एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति और क्षमता होती है वो अचानक ही नहीं ख़त्म होती है, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअल हेयर मीन्स धीरे धीरे ख़त्म होती है जब वो 8 साल की रहती हैं। उनके पेरेंट्स उनको बुलाते हैं उनके नाम से, बट वो अपनी जगह से उठती नहीं हैं, उठ के आती नहीं हैं उन लोगों के पास। तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद इसने सुना नहीं। और मदर इसाबेल जो रहती हैं वो यही सोचती हैं कि शायद इसने सुना नहीं। लेकिन रियलिटी में कुछ और था कि वो धीरे धीरे डीफनेस की तरफ बढ़ रही थी, तो उसको आवाज़ जो है वो
कम सुनाई देती थी, मीन्स जो उसकी आवाज़ की लाउडनेस है वो उसको कम फील होती थी। तो इसी तरह से एवलिन ने क्या किया कि शुरुआत में अपना बहरापन अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से छुपाए रखा। और शुरुआत में ऐसा होता है कि अगर किसी के अंदर कोई फ़िज़िकल इम्पेयर्डनेस आती है तो वो क्या करता है कि पहले अपने जान पहचान वालों से उसको छुपाने की कोशिश करता है। Her marks had deteriorated. Her headmistress urged her parents to take her to a specialist. Her hearing was severely impaired. Due to gradual nerve damage, she was fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब क्या होता है कि इसको सुनाई ना देने की वजह से क्लास में जो भी इसके टीचर्स इसको पढ़ाते थे तो इसको सही से समझ में नहीं आता था, क्योंकि जब सुनाई नहीं देगा तो समझ में कैसे आएगा। और इसी की वजह से क्या हुआ कि इसके मार्क्स जो थे डिटीरियोरेटेड मतलब होता है ख़राब हो जाना, तो इसके मार्क्स जो थे वो अच्छे नहीं आए। और जो इनकी हेड मिस्ट्रेस थी, मीन्स जो हेड मिस्ट्रेस फीमेल हेड टीचर थी, उन्होंने ये अर्ज किया, मीन्स कि इनके पेरेंट्स को राज़ी किया टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि एक ENT जैसे होते हैं ईयर नोज थ्रोट के डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं जो कि इनकी डीफनेस का इलाज कर सके। और इनकी जो सुनने की क्षमता थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई थी, ग्रेटली वीकेंड। और ये इसकी वजह क्या थी कि इनका जो नर्व्स थे वो धीरे धीरे डैमेज हो रहे थे, धीरे धीरे ख़राब हो रहे थे। लेकिन जब स्पेशलिस्ट के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए, उसने सारा चेकअप किया, उसके बाद उसने हियरिंग एड दिया, मीन्स जो कान में लगाने वाली मशीन होती है। और फिर इनको इनके पेरेंट्स ने डीफ स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब इसके बाद एवलिन कहती हैं कि जैसे ही मेरा डीफ स्कूल में एडमिशन हुआ तो हर चीज़ मेरे लिए एकदम ब्लैक हो गई, मीन्स वो कहाँ थी और कहाँ चली आई। मीन्स कि एवलिन ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं डीफ एंड डम स्कूल में पढ़ूंगी। She was determined to lead a normal life and pursue her music. One day she noticed a girl playing a xylophone. She wanted to play it too. Most of the teachers discouraged her, but her percussionist Ron Forbes spotted her potential. अब एक दिन की बात है कि ये स्कूल में थी तो वो जो डिफनेस की होने के बावजूद वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी और अपना म्यूज़िक परसू कर रही थी, मीन्स अपने म्यूज़िक को इन्होंने जारी रखा था। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है। ज़ाइलोफ़ोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह से यू कैन सी कि ये एक वुडन बोर्ड होता है, उस पर स्टिक से हिट किया जाता है और उसके बाद एक म्यूज़िकल साउंड निकलती है। तो वो ज़ाइलोफ़ोन बजा रही थी। एवलिन भी इंटरेस्टेड थी और कि वो भी ज़ाइलोफ़ोन बजाना चाहेगी, लेकिन इसके ज़्यादा टीचर्स ने इसको डिस्करेज किया, मतलब इसको कहा कि तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन इसके परकुशनिस्ट जो थे, जो इसके टीचर थे एक जिनका नाम था रॉन फोर्ब्स, उन्होंने एवलिन की पोटेंशियल को, मतलब कि एवलिन की क्वालिटी को पहचाना और इसको फिर मौका दिया। He tuned two large drums to different notes and said, "Don't listen through your ears. Try to sense it some other way." Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down, said Evelyn. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. अब इनके जो सर थे, मीन्स जो म्यूज़िक टीचर थे, उन्होंने क्या किया कि दो बड़े से ड्रम को डिफरेंट ट्यून्स पे सेट किया
और इन्होंने कहा एवलिन से कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि तुम अपने कान से तो सुन नहीं पाओगी, तो इसको किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो, अपने बॉडी के किसी और पार्ट से इस साउंड, ड्रम के साउंड को फील करने की कोशिश करो। एवलिन कहती हैं कि अचानक ही मैंने ये महसूस किया कि मैं हायर ड्रम की पिच को, आवाज़ को सुन सकती हूँ अपने वेस्ट अप, मीन्स की जो कमर से ऊपर का बॉडी पार्ट है, उस बॉडी पार्ट में हम इसको वो उसको फील कर सकती थी। और जो वेस्ट मीन्स जो कमर के नीचे से लेके पैर का एरिया था, पैर का हिस्सा था, वहाँ से ये जो उसकी लोअर ड्रम पिच थी वो सुन सकती थी। फोर्ब्स ये ऐसा करते रहें, ये एक्सरसाइज उनसे करवाते रहें, और मीन्स कि जो हायर ड्रम की आवाज़ तुम फील करो और लोअर ड्रम पिच की आवाज़ तुम फील करो। और इसी तरह से एवलिन इसको फील करती रहीं और उनकी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस होती रही। तो एवलिन ने डिस्कवर किया कि बॉडी के सर्टेन पार्ट्स जो हैं उनको ये फील करा रहे हैं कि म्यूज़िक का पिच और म्यूज़िक की साउंड। और उसके बाद एवलिन कहती हैं कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। तो अब इन्होंने सीख लिया था साउंड्स और वाइब्रेशंस को फील करना। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra. She had made music her career at 16. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. अब एवलिन ने क्या किया कि यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया अपने ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ, जो कि इनका एक इनकी उम्र के लड़के लड़कियों का ऑर्केस्ट्रा बैंड था। और वहाँ इन्होंने क्या किया कि म्यूज़िक जाती थी पूरे अलग अलग डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ में, और वहाँ इनका बैंड परफॉर्म करता था। और इन्होंने म्यूज़िक को अपना कैरियर बना लिया 16 साल की उम्र में ही। उन्होंने एवलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन भी दिया, और वहाँ ऑडिशन में उसके बाद फिर जब इनका ऑर्केस्ट्रा बैंड प्ले हुआ तो फिर इनको मार्क्स मिले, और इनको मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मिले थे। जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की हिस्ट्री में इतने मार्क्स कुछ ही लोगों को मिले हैं। From orchestra, she moved to solo performances. At the end of a 3-year course, she had captured most of the top awards. और ऑर्केस्ट्रा से धीरे धीरे ये क्या करने लगी कि सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। सोलो मीन्स सिंगल, कि वो अकेले ही गाने लगी, बजाने लगी। और 3 साल के बाद जब इनका कोर्स ख़त्म हुआ तो तब तक जो था इन्होंने बहुत ही अवार्ड्स और मेडल्स और ट्रॉफीज़ जीत चुकी थी। If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule. यहाँ जो ऑथर हैं काउले, वो कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और आप एक सही डायरेक्शन में जाते हैं, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, तो आप उस टारगेट को अचीव करेंगे। और ऐसे ही एवलिन ने किया और शी गॉट टू द टॉप, और वो कामयाब हो गई। शी वॉज सक्सेसफुल और वो दुनिया की मल्टी परक्यूशनिस्ट बन गई, और उसे तकरीबन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना आ गया। अब उसके बाद इसका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होने लगा, मीन्स बिज़ी होने लगा। अपने परफॉर्मेंस के लिए एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री एवलिन जाने लगी, और इंटरनेशनली भी, मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards gave me trouble, she laughed. It is not just washing the lips,
It's the whole face, especially the eyes. My speech is clear because I could hear till I was 11. She learned French and basic Japanese. अब जब ऑथर से बात कर रही हैं एवलिन, तो वो ये कह रही हैं, तो ऑथर कह रहे हैं कि 2 घंटे की हमारी ये डिस्कशन हुआ था एवलिन से। ये मीटिंग 2 घंटे तक चली थी और उसमें उन्होंने कोई भी वर्ड मिस नहीं किया। और वो ये कह रही हैं कि जो आदमी जिनकी दाढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उनकी लिप्स रीडिंग करने में इन्हें परेशानी होती है। और ये कह के वो हंसने लगी। और ये किसी को बोलने की, किसी की लैंग्वेज या किसी की भाषा या किसी की बात को उनकी लिप रीडिंग से समझती थी। और इस लिप रीडिंग में, और जब किसी को किसी की बात को आप अगर उसके लिप रीडिंग से पढ़ना चाहते हैं तो चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन भी आप देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि वो क्या कह रहा है। और जो लोग दाढ़ी रखे हैं, जो बड़े बड़ी दाढ़ी हैं, तो उनसे एवलिन कहती हैं कि उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो उनके बियर्ड ही में से बाहर नहीं आ पाता है। मीन्स कि इनको क्लियरली पूरा फेशियल एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ा सा जो बियर्डी मेन हैं उनकी लिप रीडिंग करने में इन्हें परेशानी होती है। और ये कहती हैं कि मेरी जो स्पीच है, जो मेरी बातचीत का तरीका है, जैसे मैं बोलने का, वो क्लियर इसलिए है कि 11 इयर्स तक तो मैं ठीक थी, मैं सही से सुन सकती थी। उसके बाद ये बताती हैं एवलिन कि इन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ भी सीखी। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her finger. अब म्यूज़िक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो एवलिन कहती हैं कि ये एक तरह से मेरे पूरे बॉडी में समा गया है म्यूज़िक। और ये इट टिंगल्स का मतलब होता है कि स्टिंगिंग सेंसेशन, कि ये मेरे बॉडी में स्टिंगिंग सेंसेशन, मतलब कोई चीज़ जैसे चुभती है, तो उस तरह से ये म्यूज़िक जो है मेरे बॉडी में चुभने की तरह फील होती है, मेरे स्किन में, मेरे चीक बोन्स मीन्स मेरे गाल में। एंड यहाँ तक कि ये कहती हैं कि मेरे हेयर्स जो हैं, मेरे बाल हैं, वो भी म्यूज़िक को फील करते हैं। और जब ये ज़ाइलोफोन बजाती हैं, जब प्ले करती हैं, तो ये साउंड को सेंस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं। उस स्टिक से साउंड जो निकलती है वो इनके फिंगर टिप्स पे आती है, उनके उंगलियों पे आती है, और उसको ये फील कर सकती है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. अब वो क्या करती थी कि जब ड्रम प्ले किया जाता था तो वो और झुक जाती थी ड्रम की तरफ। ये इसलिए करती थी कि वो उसके वाइब्रेशंस को, रेजोनेंस मीन्स जो वाइब्रेशन निकलती है किसी चीज़ को जब हम हिट करते हैं, तो उस वाइब्रेशंस को, ड्रम के वाइब्रेशंस को वो फील कर सकें और वो उनके स्किन में टच हो सके, और उससे उसकी बाद उनके पूरे बॉडी में वो फ्लो कर सके। और इस तरह से अगर वो कोई म्यूज़िक परफॉर्म करती थी, कहीं वो म्यूज़िक कंसर्ट करती थी, तो वो क्या करती थी कि अपने शूज़ को उतार लिया करती थी, इसलिए ताकि जो वाइब्रेशंस हैं वो उनके पैरों से होके, उनके लेग्स से होके, उनके पूरे बॉडी में समा जाए। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Master percussionist James Blade says God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us.
That is why she expresses music so beautifully. अब इनके इतने ये फेमस होने लगी और ये कंसर्ट्स करने लगी, एक शहर से दूसरे शहर जाने लगी, एक टाउन से दूसरे टाउन जाने लगी। तो ये देखते हुए फिर रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने इनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। सोलोइस्ट मतलब कि जो सिंगल प्ले करते हैं, जो अकेले परफॉर्मेंस देते हैं। और इनके जो मास्टर थे परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड कहते हैं कि गॉड ने अगर कोई चीज़ ले ली है, इनकी सुनने की शक्ति ले ली है, लेकिन गॉड ने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ भी इनके अंदर डाल दी है। और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्या थी कि ये अपने स्किन से म्यूज़िक के वाइब्रेशंस को, उसके रेजोनेंस को फील कर सकती थी और इसीलिए ये म्यूज़िक को बहुत अच्छे से समझ सकती थी। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. She also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. अब एवलिन कन्फेस मीन्स इस बात को मानती हैं, स्वीकार करती हैं, कबूल करती हैं कि वो वर्कोहॉलिक है। मीन्स उन्हें काम करना पसंद है, वो चाहती हैं कि वो हमेशा काम करती रहें, मतलब कि अब वो म्यूज़िक प्ले करती रहें। और फिर जब इनको अवार्ड्स मिले और जब ये फेमस होने लगी तो इन्होंने क्या किया कि फ्री कंसर्ट्स भी देने लगी। मतलब जहाँ भी ये प्ले करने जाती थी, जैसे कि प्रिजन्स में जाने लगी अपना म्यूज़िक परफॉर्मेंस देने के लिए, हॉस्पिटल्स पे जाने लगी, लेकिन यहाँ प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में ये कोई फ़ी नहीं लेती थी, इसके कोई पैसे नहीं लेती थी। और ये यंग म्यूज़िशंस को हाई प्रायोरिटी देती थी, जो बच्चे बच्चियाँ छोटे हैं और वो म्यूज़िक को अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको ये ख़ास अहमियत दिया करती थी। एन रिचलिन कहती हैं, जो कि बीथोवन फंड की से जिनका ताल्लुक़ है, जो कि ये डीफ चिल्ड्रन के लिए ये संस्था है। तो एनी रिचलिन कहती हैं कि ये जो हैं डीफ चिल्ड्रंस के लिए, मीन्स बधिर बच्चों के लिए जिन्हें सुनाई नहीं देता है, उनके लिए बहुत ही एक तरह से मोटिवेशन है। उनके लिए ये मोटिवेशन है इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं जो डीफ हैं वो देखते हैं कि ये हम लोग डीफ हैं, लेकिन ये एवलिन ये भी डीफ है, तो ये एक बहुत ही फेमस परकुशनिस्ट बन सकती है। तो अगर हम लोग भी मेहनत करें तो हम लोग भी फेमस परकुशनिस्ट बन सकते हैं। तो ये एवलिन जो थी वो एक प्रेरणा थी इन डीफ चिल्ड्रंस के लिए। Evelyn Clenny has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra, given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. अब यहाँ एवलिन जो हैं वो ये कहती हैं कि मतलब एवलिन के बारे में काउली जो ऑथर हैं वो ये बताती हैं कि वो उन्होंने इतनी इज़्ज़त शोहरत हासिल कर ली कि इतनी इज़्ज़त शोहरत हासिल करने में लोगों की काफ़ी एज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इन्होंने जो अचीवमेंट 20 ईयर्स में किया है, वही अचीवमेंट बाकी के लोग 40 ईयर्स में करते हैं। और इन्होंने परक्यूशन को, मींस जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक पहली पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया ऑर्केस्ट्रा की। और इसकी वजह से इन्होंने इंस्पिरेशन, ये एक तरह से मोटिवेशन भी दिया हैंडीकैप लोगों को, जो कि हैंडीकैप हैं, वेरियस तरह से जो हैंडीकैप हैं, चाहे वो डीफ हो, चाहे वो फिज़िकली हैंडीकैप हो, या उनका जैसे पैर ख़राब हो या हाथ ख़राब हो या फिर उनकी आंखें ख़राब हो, किसी भी तरीके से जो हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए ये एक तरह से कह लिए कि प्रेरणा थी। और इनको देख के लोग कहते थे
वो हैंडीकैप लोग कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि इन्होंने बहुत ही मिलियंस एंड मिलियंस मतलब लाखों लोगों को इन्होंने खुशी दी और उनकी खुशी का कारण बनी। So that was the story and explanation of Sound of Music. So like, share and subscribe my channel, and if you are new to it, then please subscribe it. Okay, bye.